हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, इसकी बेसिक चीज़ तो नहीं आज पढ़ी जाएगी। आज कुछ एडवांस चीज़ पढ़ी जाएगी, थोड़ी सी इसकी नेचर के बारे में जानकारी ली जाएगी। तो इसका नेचर ही मुख्य पर्पज़ है अब आज पढ़ना हम लोगों का। तो सबसे पहले थोड़ी सी ये जान लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। तो बेसिक तो हमको पता है कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें COOH ग्रुप होता है। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जिसमें COOH ग्रुप होगा तो एक ग्रुप होने के बाद ही हम लोग ये जान जाते हैं कि ये जो हमारा कंपाउंड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि COOH ग्रुप है या फिर नहीं है। अगर ये ग्रुप है तो तुरंत जान जाइए कि हमारा जो कंपाउंड है वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। अच्छा, ये ग्रुप कभी कभी थोड़ा सा चेंज दिखता है, तो कभी कभी ये ग्रुप ऐसे भी दिख सकता है कुछ इस तरह से। तो कई लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि इसमें तो कीटोन ग्रुप भी है और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी है। बट अगर एक ही कार्बन पे ये कीटोन और हाइड्रॉक्सिल दोनों होते हैं तो ये जनरली COOH ही होता है। तो इसमें हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी पहचान है कि COOH ग्रुप अगर कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड में दिखता है तो आप तुरंत जान जाइए कि वो कौन सा एसिड्स है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये हो गई इसकी पहचान। तो जनरली ये बेसिक चीज़ें हम लोगों को पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। आज हम लोग इसके बनाने की विधि और इन सब चीज़ों पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। आज हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो इसको हर एक और लोगों से अलग बनाती हैं। आज वही हम लोग फॉलो करेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आज हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग इसके एसिडिक नेचर के बारे में बात करेंगे। जनरली हम लोग जब इसका नाम पढ़ते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ने के बाद इसके नाम में आ जाता है कि एसिड्स। इसका साफ सा मतलब यही है कि ये एसिड है। ठीक है, एसिड तो है, लेकिन अब ये कैसा एसिड है, नॉर्मल है या फिर सॉलिड एसिड है या फिर कैसे है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग 1 बाय 1 करके देखें और मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी वो हम लोग देखेंगे इसकी एसिडिक नेचर के बारे में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाँ, नाम में इसके एसिड है, तो ये पक्की बात है कि ये एसिड ही होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि एसिड नहीं है, एसिड तो है। लेकिन अब इसका एसिडिक नेचर कैसे है, और लोगों से स्ट्रांग है या नॉर्मल है, कैसे है, तो वो सब चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि एसिडिक नेचर को जानने के लिए सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखी जाती है कि ये वो चीज़ फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो चलिए, एक मैं आपके सामने ले रहा हूँ कंपाउंड RCOOH। ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जब भी टूटता है तो H+ आयन रिलीज करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर आप डिवाइड करोगे दो पार्ट में तो एक कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और एक H+ आयन बनता है। अब H+ आयन का बनना, H+ आयन अगर आप देख रहे हैं कि H+ आयन रिलीज हो रहा है तो इसका साफ सा मतलब यही है, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ये कंपाउंड एसिडिक नेचर का है। ये एसिड है क्योंकि एसिड ही ऐसा कर सकते हैं। तो ये बात तो पक्की बात हो गई, H+ रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये एसिड है। सही है, एसिड है। लेकिन हम लोग थोड़ा डेप्थ सीखेंगे कि H+ ये क्यों रिलीज कर रहा है। इसमें तो और सारी चीज़ें हैं, कई पार्ट में डिवाइड हो सकता है, फिर ये H+ ही क्यों रिलीज करता है, H+ रिलीज होने के पीछे क्या रीज़न है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि H+ क्यों रिलीज करता है। इतनी बात समझ गए। पहली बात, मेन बात ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक एसिड है। एसिड क्यों है, क्योंकि वो H+ आयन रिलीज कर रहा है।
अब हम लोग आगे सीखेंगे कि H प्लस आयन क्यों रिलीज कर रहा है, क्या रीज़न है कि H प्लस आयन वो रिलीज कर रहा है। तो रीज़न समझने के लिए आप ध्यान से देखिए। रीजन नंबर 1, पहला रीजन क्या है, इसके 2 रीजन हैं। मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है H प्लस आयन क्यों रिलीज करते हैं, रिलीज करने का कारण क्या है। तो इसका पहला रीज़न ये है, कि जो RCOOH, ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड होता है, मैं इस बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, इसमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड होता है वो होता है मोर पोलर। वो बॉन्ड कैसा होगा, मोर पोलर, यानी यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव भी ज़्यादा होगा। तो मोर पोलर होने की वजह से हम सब जानते हैं अगर बॉन्ड पोलर है तो वो वीक होता है, और ये तो मोर पोलर है तो ज़्यादा वीक होगा। तो इस तरह ये बॉन्ड आसानी से क्रैक हो जाता है, और जब भी बाहर से कोई भी प्रॉब्लम इसको होती है तो सबसे पहले कौन बाहर निकलता है, ये H प्लस बाहर निकलता है। तो इस तरह पहला रीज़न ये हुआ, रीज़न नंबर 1, कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो मोर पोलर होता है, यानी यहाँ माइनस ज़्यादा यहाँ प्लस ज़्यादा, तो ये बॉन्ड वीक होता है, और वीक होने की वजह से आसानी से क्रैक हो जाता है। तो जब आसानी से क्रैक हो जाएगा तो ये H प्लस बाहर हो जाएगा। तो पहला रीज़न तो ये रहा। क्लियर, इतना साफ साफ आप यही बताएंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बीच का बॉन्ड ये मोर पोलर होता है, ज़्यादा ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय होने का मतलब है कि यहाँ माइनस ज़्यादा होगा, यहाँ प्लस ज़्यादा होगा। तो यहाँ माइनस ज़्यादा, यहाँ प्लस ज़्यादा, तो माइनस प्लस ज़्यादा होने से बॉन्ड हो जाता है वीक। तो वीक होगा तो आसानी से क्रैक हो जाता है, यानी H प्लस आसानी से बाहर हो जाता है। पहला रीज़न तो ये है। सेकेंड रीज़न क्या है, सेकेंड रीज़न समझते हैं। सेकेंड रीज़न ये है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स H प्लस रिलीज करते हैं, तो रिलीज करने के बाद ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, ये जो आयन आप देख रहे हैं कार्बोक्सिलेट आयन है, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, ये आयन के पास होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो एक स्ट्रक्चर ये, और सेकंड वाला स्ट्रक्चर ये। तो दूसरा रीज़न समझिए ध्यान से। पहला रीज़न तो मैंने बताया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो मोर पोलर होगा, ज़्यादा पोलर होने की वजह से वीक होगा, वीक होने की वजह से आसानी से क्रैक हो जाएगा, यानी H प्लस रिलीज हो जाएगा, H प्लस आसानी से रिलीज हो जाएगा। बट सेकेंड रीज़न क्या है, सेकेंड रीज़न समझिए। सेकेंड रीज़न में ये बताया गया कि जब H प्लस ये रिलीज करेगा तो H प्लस रिलीज करने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। अब जब इस कार्बोक्सिलेट आयन के बारे में अध्ययन किया गया, इसके बारे में जानकारी ली गई, तो ये पता चला कि कार्बोक्सिलेट आयन के पास तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी अनुनादी संरचनाएं होती हैं, और जिनके पास अनुनादी संरचना होती है वो होता है स्टेबल। और आप बताइए, अगर ये H प्लस रिलीज करने के बाद भी स्टेबल है तो इसका साफ सा मतलब यही है कि H प्लस रिलीज ये बहुत आसानी से करता है, और कोई भी कंपाउंड हो अगर H प्लस आसानी से रिलीज करता है तो ये जान लीजिए वो एक अच्छी क्वालिटी का एसिड है। तो इसका मतलब ये H प्लस रिलीज करने के बाद भी स्टेबल है, और अगर रिलीज करने के बाद स्टेबल है तो इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक ये और एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से स्टेबल हो गया, ठीक है। और अगर ये स्टेबल है तो इसका मतलब H प्लस के जाने से कोई विशेष फर्क इसे नहीं पड़ेगा, यानी H प्लस आसानी से बाहर चला जाएगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं इसके एसिडिक नेचर के वेरीफाई पे। ये बात एकदम पक्की है, फिक्स हो गई है कि ये एसिड होता है और एक अच्छा एसिड होता है, क्योंकि ये H प्लस जब रिलीज करता है तो बेहद आसानी से रिलीज करता है। 2 रीज़न, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वीक होता है, मोर पोलर होता है, इस वजह से आसानी से क्रैक होता है और ये रिलीज हो जाता है। दूसरा, अगर ये हाइड्रोजन H प्लस आयन रिलीज करता है तो रिलीज करने के बाद
ये जो आयन कार्बोक्सिलेट आयन है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, और हम सब जानते हैं कि जिसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो मोर स्टेबल होता है, और अगर ये मोर स्टेबल है तो इसका मतलब यहाँ H+ आसानी से रिलीज हो रहा है। तो इस तरह दो रीज़न है H+ रिलीज होने के लिए। इतनी बात क्लियर? अगर इतनी बात क्लियर हो तो हम कुछ कंपेयर्स करेंगे कुछ लोगों के साथ कि उसकी अपेक्षा इसका एसिडिक नेचर बेटर है या फिर बैड है। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब हम लोग कंपेयर करेंगे सबसे पहले एल्कोहल के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये एल्कोहल से बेटर है या फिर उससे बैड है। तो चलिए भैया देखते हैं, कंपेयरिंग विद एल्कोहल्स। पहले एल्कोहल के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या ये एल्कोहल से अच्छा एसिड है या एल्कोहल से बैड एसिड है। तो सबसे पहले तो मैं ये कह दे रहा हूँ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एल्कोहल से स्ट्रांग एसिड होता है। रीज़न तो आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि इतना कहने से काम चलने वाला है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ये कहने को तो कह देंगे, ठीक है, ये कह देंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एल्कोहल से स्ट्रांग एसिड होता है। रीज़न हमें देना पड़ेगा, तो रीज़न देते हैं। देखिए भैया सबसे पहले मैंने कह दिया कि जो RCOOH है वो मोर स्टेबल मोर स्ट्रांग है ROH से। रीज़न क्या है? तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, फिर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, तो फिर अभी अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा स्ट्रांग एसिड है। तो देखिए जो RCOOH होता है जब ये H+ रिलीज करता है तो रिलीज करने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं, जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा ये कार्बोक्सिलेट आयन ये शो करेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये शो करेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हम सब जानते हैं कोई भी कंपाउंड अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है तो इसका मतलब वो आयन या वो स्पीशीज मोर स्टेबल है। और अगर ये स्टेबल है तो इसका मतलब यहाँ H+ बहुत आसानी से रिलीज हो रहा है, ठीक है। इसकी तो हो गई बात। हाँ इसने H+ रिलीज किया, रिलीज करने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बना वो स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह क्या है कि इसके पास अनुनादी संरचनाएं हैं। स्टेबल होने की क्या वजह है? इसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देख लेते हैं OH के बारे में। तो ये भी वही करेगा, तो यहाँ एल्कोक्सी आयन बन जाएगा प्लस H+ रिलीज होगा, ठीक है। H+ तो रिलीज हो गया, H+ रिलीज हो गया, बट यहाँ आप ये देखिए कि जो एल्कोक्सी आयन है इसके पास कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। और अगर इसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो इसका मतलब ये जो माइनस आयन बना ये स्टेबल नहीं है। और अगर ये स्टेबल नहीं है तो इसका साफ सा मतलब ये है कि H+ उतनी आसानी से तो नहीं रिलीज करेगा। चलो रिलीज करेगा वो अलग बात है, लेकिन जितनी आसानी से कार्बोक्सिलेट आयन ये रिलीज कर रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड, उतनी आसानी से ये रिलीज नहीं करेगा। तो एक बात एकदम पक्की हो गई कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो एल्कोहल से मोर स्टेबल या मोर एसिडिक होते हैं। तो ये बात एकदम से पक्की है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होंगे एल्कोहल से मोर एसिडिक होंगे। रीजन क्लियर है सब लोग? कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई समस्या होगी आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, दोबारा देख के आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। यहाँ देखिए इसने H+ रिलीज किया, इसने भी H+ रिलीज किया, बात यहाँ तक तो बराबर है। लेकिन जब इसने रिलीज किया तो इसके पास जो आयन आया कार्बोक्सिलेट वाला उसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, ठीक है, था। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने का मतलब ये होता है कि ये जो स्पीसीज है वो मोर स्टेबल होगा। अगर ये स्टेबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि H+ जो रिलीज हुआ है उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगी, आसानी से रिलीज हुआ है, ठीक है। इसने भी H+ रिलीज किया, अच्छी बात है। लेकिन इसका जो एल्कोक्सी आयन है इस एल्कोक्सी आयन के पास कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है।
और अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो ये मोर स्टेबल नहीं है। इसने भी H प्लस रिलीज किया, सही है, किया रिलीज, बट इसकी स्टेबिलिटी कम है। इसका मतलब ये आसानी से H प्लस रिलीज नहीं करेगा, और अगर आसानी से H प्लस रिलीज नहीं करेगा तो ये उतना स्टेबल या उतना अच्छा एसिडिक नहीं होगा। ये सीधी सी बात है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम कंपेयर करेंगे फिनाल के साथ, कंपेयरिंग विथ फिनाल। फिनाल के साथ कंपेयर करेंगे। चलिए अब फिनाल और इसमें कंपेयर करते हैं कि कौन मोर एसिडिक है। तो फिनाल और इसको कंपेयर करिए। सबसे पहले एसिडिक सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को आप देखिए तो हम लोग ये बात कई बार देख चुके हैं कि ये रिलीज होगा H प्लस तो कार्बोक्सिलिक आयन बनेगा, H प्लस बनेगा। खासियत क्या है उसकी, उसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है RC डबल बॉन्ड O माइनस दूसरा वाला RC, वन सेकेंड, RCO माइनस, ये तो ये तो हम लोग देख चुके हैं। ये हम लोगों को पता भी है कि ये जब RC H कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस रिलीज करेगा तो कार्बोक्सिलेट आयन होगा उसके पास, और इसकी खासियत क्या है, इसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कितने, 2। तो इस तरह से ये स्टेबल है, ठीक है, ये आसानी से H प्लस देता है। चलिए फिनाल को देखते हैं, फिनाल की क्या खासियत है। तो ये हो गया फिनाल हम लोगों के पास, यहाँ OH, ये भी H प्लस रिलीज करता है, ठीक है, करता है, H प्लस रिलीज करता है तो O माइनस और H प्लस। अब देखिए यहाँ होता क्या है कि इसने भी रिलीज किया H प्लस, इसने भी रिलीज किया, ठीक है। इसने कौन सा आयन बनाया, कार्बोक्सिलेट आयन, और इसने कौन सा आयन बनाया, फिनाक्साइड आयन। तो ये फिनाक्साइड आयन है। तो देखिए अब ये फिनाक्साइड आयन, अब क्या होगा कि इसके पास तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, देखते हैं क्या इसके पास भी है, तो बिल्कुल है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो हम उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये माइनस। तो सबसे पहले आप इसका बहुत बार बनाए होंगे, तो हम सब जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसका जो पहला स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ है तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी ये सेफ बॉन्ड है, ये भी सेफ बॉन्ड है। अब क्या होगा कि ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो आगे क्या बनेगा, वो तो बन गया है, तो ठीक है। अब ये वाला माइनस यहाँ शिफ्ट हो गया तो एक बॉन्ड यहाँ और यहाँ लग जाएगा माइनस, ये हो गया। फिर आगे आइए, अब देखिए ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा माइनस और एक बॉन्ड यहाँ बना है और एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड वो बन जाएगा। और लास्ट देखिए, अब ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो फिर से वही संरचना बन जाएगी। ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा और एक यहाँ बन जाएगा। आप इसको और इसको ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे ये जो बॉन्ड की स्थितियाँ हैं वो अलग अलग हैं, बाकी सब तो सेम है लेकिन बॉन्ड की स्थितियाँ अलग अलग हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। इसके पास भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, टोटल कितने हैं, 5 हैं। अब रेजोनेंस में आपको बताया गया होगा कि जिसके जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है।
इस हिसाब से तो आप तुरंत देख के बता दोगे कि जो फिनॉक्साइड आयन बना हुआ है वो कार्बोक्सिलेट आयन से मोर स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन आपको रेजोनेंस में एक बात और बताई गई होगी जो आप लोग देखेंगे बाद में, वो बात ये थी कि इसमें साफ साफ कहा गया था कि अगर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें मोर नेगेटिव वाले एटम, अगर मोर नेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। बट अगर ऐसा नहीं है, मोर नेगेटिव एटम पे मोर नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब साफ साफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेगेटिव, जिसके पास नेगेटिविटी ज़्यादा हो उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और जहाँ नेगेटिविटी नहीं हो वहाँ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो शेप तो मोर स्टेबल होगा, बट अगर ऐसा नहीं है तो वो शेप स्टेबल नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग डेप्थ में थोड़ा सा डिटेल में इसको एनालिसिस करते हैं। ध्यान से समझिए हमारी बात। सबसे पहले जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं तो देखते हैं इसके पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन मोर नेगेटिव होता है, दोनों में ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यानी मोर नेगेटिव एटम पे मोर नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो स्टेबिलिटी बढ़ाने वाली बात है, बढ़ाएगी स्टेबिलिटी। और ये स्ट्रक्चर देखो मोर नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, ये भी स्टेबिलिटी बढ़ाएगी। यानी इसके पास टोटल दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और दोनों स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले हैं। चलिए फिनाल के पास आते हैं। फिनाल में दो स्ट्रक्चर देखिए, ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला। फर्स्ट और लास्ट वाले में नेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों तो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन तीन जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं इनके बारे में देखिए आप, इसमें मोर नेगेटिव के पास नेगेटिव चार्ज ही नहीं है, और अगर मोर नेगेटिव के पास नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ये स्ट्रक्चर को स्टेबल करने का लक्षण नहीं है, ये स्ट्रक्चर को अनस्टेबल करेगा। तो आप बताइए, इसके पास दो स्ट्रक्चर था, दोनों स्टेबल करने वाले, इसके पास टोटल 5 हैं, 5 में 2 तो स्टेबल करने वाले हैं, बट अदर जो 3 हैं वो स्टेबल करने वाले नहीं हैं। तो अगर आप दोनों का टोटल कंपेयर करोगे तो कौन बैक चला जाएगा? इसके 2 हैं, दोनों फॉरवर्ड हैं, इसके 5 हैं, 2 तो फॉरवर्ड हैं, 2 फॉरवर्ड हैं यानी 2 जान लो इक्वल कर लेंगे, बाकी 3 बैकवर्ड हैं। बैकवर्ड का मतलब 3 उसको पीछे ले जाने वाले हैं, पीछे ले जाने का मतलब उसकी स्टेबिलिटी को कम करने वाले हैं। तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो फिनाल से भी ज़्यादा एसिडिक होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड फिनाल से भी ज़्यादा एसिडिक होता है। रीज़न, इसमें आप देख सकते हैं कि इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और दोनों स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसके 5 हैं लेकिन 2 ही बढ़ाने वाले हैं, बाकी 3 स्टेबिलिटी को घटाने वाले हैं। तो ऑल ओवर रिजल्ट आप देखोगे स्टेबिलिटी फिनाल की कम हो जाएगी, जो फिनॉक्साइड आयन है इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह हम बिल्कुल कह सकते हैं इसके 2 हैं दोनों बढ़ाने वाले, इसके 5 हैं केवल 2 बढ़ाने वाले, बाकी 3 नीचे करने वाले, बैक करने वाले। तो इस तरह ये बात क्लियर हो जाती है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो फिनाल से ज़्यादा एसिडिक होता है। पृथ्वी सर बस ठीक है, तो आगे की टॉपिक अब बाद में डिस्कस की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही।